बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महबूस चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। तो बढ़ते अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने की कितनी ज़रूरत है और क्या वैल्यू है। अगर तख्लीकी सलाहियतों की बात की जाए तो कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं वो रखी हुई होती हैं, लेकिन उनको पहचानने की, उनको उजागर करने की, उन सलाहियतों को पॉलिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मौजूदा दौर की बात की जाए तो हमारे नौजवान नस्लों में बहुत ज़्यादा ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे, अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे, उनकी तालीम और तरबियत उस तरह नहीं की जा रही कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों को पहचाना जाए, उनको उजागर किया जाए, उनको सामने लेकर आया जाए। इसकी क्या वजूहात है, कैसे अपने वालिदैन की रहनुमाई की जा सकती है और टीचर्स का इसमें क्या किरदार है कि वो बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं उनको उजागर करें, उनको सामने लेकर आएँ और बच्चों को एहसास दिलाएं कि बेटा आपके अंदर अल्लाह पाक ने ये सलाहियतें रखी हैं, आप इन सलाहियतों के मालिक हैं और इन्हीं को आपने उजागर करना है और सोसाइटी के अंदर इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने काम सर अंजाम देने हैं और इस दुनिया में, इस लाइफ को आपने कामयाब बनाना है। इस पर आज बात की जाएगी और आज का हमारा जो दूसरा मौजू है कि गैर निसाबी सरगर्मियों में तलबा को पुरएतमाद बनाना चाहिए। गैर निसाबी सरगर्मियों की बात की जाए तो हम अपने रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, अपने बच्चों को वक्त नहीं देते और बच्चे जो हैं वो इतना बिज़ी हो जाते हैं अपने तालीम के अंदर, अपने एजुकेशन में, और इसके साथ साथ जो उनके ये इंटरनेट की बात कर दी जाए, मोबाइल फ़ोन्स की बात कर दी जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं और जो उनकी सेहत के लिए कुछ गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं उन पर वो तवज्जो नहीं देते। पुरएतमाद उनको बनाना कितना ज़रूरी है और इसके अंदर भी हमारे वालिदैन का क्या किरदार है, हमारे टीचर्स का क्या रोल है और सोसाइटी का किस हद तक किरदार है कि वो भी स्टूडेंट्स के अंदर ये गैर निसाबी सरगर्मियों को परवान चढ़ाएं, उनको पुरएतमाद बनाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सके। इस पर भी आज बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत का आगाज़ कर दिया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप माहिर तालीम हैं और फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर अतिया गुल रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। सच में खुशामदीद, खैरियत से हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी माहिर तालीम है, सुमैरा जुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच में खुशामदीद, खैरियत से जी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत ही क्यूट सी यंग राइटर हमारे साथ हैं जी, फ़ातिमा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फ़ातिमा, खैरियत से? जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों की बात की जा रही, उनकी ज़रूरत, उनकी वैल्यू को समझने के पहले तो डेफिनेशन बताएं कि ये जो तख्लीकी सलाहियतें हैं ये होती कौन कौन सी? अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं तख्लीक क्या चीज़ है। तख्लीक है क्रिएशन, बनाने वाला कौन है? क्रिएटर। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ने तख्लीक की, कितनी ज़्यादा ज़िंदगी है, बेजान चीज़ें हैं, उसमें सबसे खूबसूरत तख्लीक अल्लाह को पसंद आई अशरफ अल मखलूक़ात, इंसान। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने उसको कहा अशरफ अल मखलूक़ात। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम बेस्ट चीज़ें जिस तख्लीक पे लगाई हैं वो है अल्लाह, हमारी ज़ात अशरफ अल मखलूक़ात। तो ज़ाहिरी बात है जब आप एक अच्छा सा नमूना बनाते हैं तो उसमें बेस्ट चीज़ें सारी डाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया है तो वो चीज़ें, वो मवाद हमारे अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है। मैं अक्सर बात करती हूँ कि एक इंसान को अगर आप कंप्लीट डिफ़ाइन करें तो 3 चीज़ों से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है? 3 सी जिसको हम कहते हैं, कॉन्फिडेंस है, क्रिएटिविटी है और आपका जो कैरेक्टर है। अब उसमें जो सेकंड पार्ट है जिस पे आज हमने बात करनी है कि तख्लीकी सलाहियत क्या चीज़ है। तख्लीकी चीज़ हर वो चीज़ है जिसमें इंसान का जहन, दिमाग और तमाम सेंसेस इन्वॉल्व हो और वो अपने तरीके से उस चीज़ को बयान कर सके और ख़ुद बनाए उस चीज़ को, ना कि कोई कॉपी चीज़ हो। जो भी उसके जहन में आ रहा है उसमें इतनी सलाहियत हो कि उस चीज़ को बयान कर सके, वजाहत कर सके, समझ सके और समझा सके। तो इन सारी चीज़ों का जो एक मजमुआ है वो है तख्लीकी जो हमारी सलाहियत हैं जितनी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड होती हैं। बिल्कुल।
और लेकिन अब एक चीज़ है, बीज हमने लगा दिया, अल्लाह ताला ने बीज हमें दे दिया, इसका पौधा कितना अच्छा लगेगा ये डिपेंड करता है केयर करने वालों के ऊपर। तो इस तख्लीकी नमूना जो एक बच्चा होता है जिसको अल्लाह ताला आपको एक तोहफे में देते हैं, इसको एक वो वाला नमूना ज़िंदगी बनाना या ऐसी ज़िंदगी देना जिसको हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको देख के आप कहते हैं, वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, सोसाइटी, पेरेंट्स, असातिज़ा, इर्द गिर्द का माहौल, कहाँ पे आप सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मजमुआ जब बनता है तो एक वो तख्लीकी नमूना निकलता है जिसको कहा जाता है खूबसूरत इंसान या इंसानियत से लिंक्ड इंसान। बिल्कुल, एग्जैक्टली, कोई शक नहीं। जब ये तमाम चीज़ें मिलती हैं जिसमें हमारे वालिदैन का किरदार है, हमारे टीचर्स का, हमारी सोसाइटी का और हमारे माहौल का बहुत अहम किरदार होता है, और इन ये तमाम चीज़ें मिल के ही एक तख्लीकी इंसान यानी कि खूबसूरत इंसान जो है वो पैदा होता है, रहनुमा होता है। लेकिन उस रहनुमा होने के पीछे हमारा क्या किरदार है कि अपनी तख्लीक को कैसे पहचाना जाए। अगर हमें कोई गाइड नहीं कर रहा तो फिर भी अल्लाह पाक ने इंसान को इतना अक्ल, इतना शऊर ज़रूर दिया हुआ है कि वो समझ सकता है, पहचान सकता है कि उसके अंदर कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं जिसको उसने परवान चढ़ाना है, और जिस पे मद्देनज़र रखते हुए जिस पे काम करते हुए वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब जो है वो बना सकता है। जी सुमैरा साहिबा, आपकी क्या डेफिनेशन है तख्लीक के हवाले से कि स्टूडेंट्स के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको उजागर करना कितना ज़रूरी है और क्या अहमियत है? अब तख्लीकी सलाहियतों को आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी। जी, क्रिएटिविटी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक साइकोलॉजिस्ट है वाइगॉट्स्की, उसने कहा कि जो बच्चा होता है वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। जैसे कि मेरी को गेस्ट ने कहा कि इन्वायरमेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसी तरह एक बच्चा किससे सीखेगा? कौन सोर्स है? उसके पेरेंट्स होंगे, उसके टीचर्स हैं, उसके कलीग्स हैं, उसके दोस्त हैं, और ये सब हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं और बच्चा वहाँ से सीख रहा होता है। अब कोई भी प्रैक्टिशनर्स हैं या एजुकेशनिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए कहा है कि 3 लर्निंग डोमेन होते हैं, जिसको एक टीचर है या मदर है या जो भी सिखाने वाला है, उसको इन डोमेन्स को कंसीडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनमें हम क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं। लेकिन पहले हमें जानना है कि ये कंपोनेंट्स हैं कौन से। पहला होता है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे की जब आप डेवलपमेंट देखते हैं, पहले कॉग्निटिव, जिसका मतलब है थिंकिंग, सही, आपके माइंड से रिलेट है, इसको आपने ज़रूर कंसीडर करना है। आपने क्रिएटिविटी लेकर आनी है तो आप पहले इस डोमेन को कंसीडर करें। सेकंड आपकी है साइकोमोटर। साइकोमोटर मीन्स डूइंग। जब बच्चे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इट मीन्स कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वो जो काम कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी आप लेकर आ सकते हैं। और थर्ड क्या है? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मीन्स कि जिसमें आपके इमोशंस, बच्चे के इमोशंस जो हैं वो कंसर्न है, उसकी फीलिंग्स इन्वॉल्व है, तो आपने क्रिएटिविटी लेकर आनी है, चाहे वो करिकुलम है या कोई भी पैटर्न है, उसमें इन तीनों डोमेन्स को बहुत जो है वो क्रिटिकली कंसीडर करना है। अच्छा, जैसे मैंने कॉग्निटिव का कहा, जी, अगर कॉग्निटिव में मैं ये कहती हूँ कि मैं क्रिएटिविटी लेकर आना चाहती हूँ बीइंग अ टीचर, तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि जैसे बच्चे हैं वो डो के साथ खेलते हैं। डो के साथ खेलना इटसेल्फ इज़ एन एक्टिविटी, लेकिन उसका ये जो है अपरेंट जो है पर्पस है, लेकिन उसके इनडायरेक्ट पर्पसेस क्या है? जब आप डो के साथ एक बच्चा खेल रहा है तो इनडायरेक्टली वो अर्ली मैथ स्किल को सीख रहा है, उसके साथ साथ वो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को सीख रहा है, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन को सीख रहा है, साथ में वो कोरिलेशनल और इवन कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को सीख रहा है। अब मैंने आपको ये छोटी सी एग्जांपल दी है कि डो के साथ खेलना इटसेल्फ, वो तो आपको एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन उसके पीछे हिडन पर्पसेस कितने ज़्यादा है, आप क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं। ये तो मैंने कॉग्निटिव डोमेन की एग्जांपल दी आपको। सेकंड, अगर हम कहते हैं साइकोमोटर, साइकोमोटर जो है वो फिजिकल जो है वो आपकी नीड है और एक बच्चे की ज़रूरत है, इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमने बीइंग अ टीचर मुझे ये देखना है कि अगर मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवा रही हूँ, इसके फ्यूचर के बेनिफिट क्या होंगे। लाइक आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को अगर आप कहेंगे कि वो कॉपी पेंसिल पकड़ लें और स्ट्रेट अवे लिखना शुरू कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, क्योंकि जब आप प्री प्ले ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें बच्चों को
पेंसिल पकड़ना इज एन आर्ट। उसके लिए बच्चों को लाइक सिलेंड्रिकल क्यूब्स होते हैं, ये एक एक्टिविटी होती है, उसमें बच्चे क्यूब्स को होल्ड करते हैं बाय यूजिंग देयर थंब एंड 2 फिंगर्स, लाइक दे होल्ड लाइक दिस। अब इस तरीके से होल्ड करते हैं, ये एक एक्टिविटी है। एक तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन साथ ऐसी में एक्टिविटी से वो सीखते भी हैं, उनके अंदर जो है वो टैलेंट जो है वो परवान चढ़ता है, वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से बच्चों के अंदर नॉलेज जो है वो डिलीवर होता है, वो समझते हैं, सीखते हैं कि आगे उनको क्या करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यंग राइटर हमारे साथ फातिमा, आप क्या कहती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप यंग राइटर हैं, तो सलाहियतों की, बच्चों की सलाहियतों की बात की जा रही है, तो आपके अंदर ये जो अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत सलाहियत लिखने की रखी है, ये बचपन से ही थी, ये शौक़ था, या वालिदैन से या टीचर्स ने आपको मज़ीद जो है इनकरेज किया कि आप लिख सकती हैं? मुझे सबसे ज़्यादा तो मेरे मॉडल अल्लामा इकबाल हैं कि मैंने उनसे देखा कि वो अपने दौर की तख्लीकी सलाहियत को आगे लाते थे, वो उनको पेश करते थे अपने अंदाज में। तो मैंने अपने टीचर्स और उस्ताज़ा से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सीखा, क्योंकि जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि आजकल रटा रटाया कुछ नहीं चलता, हमें अपने टॉपिक्स के मुताबिक अपने अंदाज से सामने पेश करना होता है। तो ये जो शौक़ है, मेरे राइटिंग बहुत ज़रूरी है, ये शौक़ मेरे अंदर उधर से ही आया है कि अब मुझे भी शौक़ पड़ गया कि जो भी मैं देखती हूँ सराउंडिंग्स में, और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो अपने अंदाज से उसे अपने सामने पेश करती हूँ, और इसी को तख्लीक कहते हैं। बिल्कुल, जिसको अपने अंदाज में सामने पेश करना, उसे को तख्लीक कहते हैं। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मेरे वालिदैन ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया, वो जब भी मुझे कहीं लेकर जाते हैं तो आपके वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया है आपको। वहाँ जब भी मुझे वो कहीं लेके जाते हैं तो मैं वहाँ से नई नई चीज़ें सीखती हूँ। और ख़ास तौर पे मुझे वो एक्टिविटी करवाते हैं कि जैसे कि अगर वो मुझे म्यूज़ियम में लेके गए हैं या बादशाही मस्जिद लेके गए हैं, तो वहाँ से वो मुझे कहते हैं कि वहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें, फिर उसे घर आके फिर वो मुझे से पूछते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है, और अपने अंदाज में मुझे बताना होता है कि मैंने क्या क्या सीखा है और वहाँ से मुझे क्या उन्वान हासिल हुए हैं। ज़बरदस्त। और यकीनन हर वालिदैन को भी ऐसा करना चाहिए कि अपने बच्चों को जब बाहर लेके जाते हैं, उनको किसी ऐसी तारीख़ी मकामात पे लेके जाते हैं, आउटिंग के लिए लेके जाते हैं, तो घर आके उनसे ज़रूर पूछा करें कि अपने अल्फाज में बेटा उस जगह को बयान करो जो आपने आज देखी है, जो आज इन्वायरमेंट आपने बाहर महसूस किया है, उसको अपने अल्फाज में बयान करो। तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियत है, वो कैसे उस चीज़ को बयान कर सकता है, कैसे उस चीज़ को किस नज़र से उसने देखा है, और वो आगे क्या करना चाहता है। आपको आपके बच्चों के उस अंदाज से, उन अल्फाजों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे का जो माइंड है वो कितना हाजिर दिमाग है और वो किस हद तक सोच सकता है। इसलिए हर वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वालिदैन की जहाँ पे बात आई है, तो बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में कोई शक नहीं कि वालिदैन का भी बहुत अहम किरदार है। लेकिन मौजूदा दौर की बात की जाए तो वालिदैन के पास वक्त ही नहीं है, तो वो कैसे अपने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करेंगे? अच्छा, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि ज़िंदगी की ज़रूरियात इतनी बढ़ चुकी हैं कि वालिदैन दोनों को हार्ड वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम इस चीज़ को डिनाई कर दें और ये कहें कि औरत घर से निकले ही ना, तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ऐसी ज़रूरियात बढ़ चुकी हैं। तो हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि उसी टाइम को जब माँ अवेलेबल नहीं है, या माँ का एक शॉर्ट पीरियड है या बाप का एक शॉर्ट पीरियड है, तो कैसे उसको यूज़ किया जाए। तो मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत विजिलेंट होता है, घर की जो जो चीज़ें आपकी मौजूद हैं, आपकी जो जो सराउंडिंग्स हैं, पेरेंट्स को एक साइलेंट ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा। अब अगर घर में आपके केबल मौजूद है, टीवी मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, पेरेंट्स क्योंकि अवेलेबल नहीं होते समटाइम्स, जैसे अभी आपने बात कहा, लॉक करें कुछ चैनल्स को, ठीक है, क्योंकि बच्चे का दिमाग बहुत मासूम है। क्रिएटिविटी नेगेटिव टाइप पे भी जा सकती है, क्रिएटिविटी या तख्लीकी सलाहियात मिस्बत साइड पे भी जा सकती हैं। बिल्कुल। तो कुछ क्यों ना कुछ ऐसे हम बैरियर लगा दें उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे बच्चे की इस सलाहियत को डाइवर्ट कर दें या सीधी राह से मोड़ दें। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी कमिटमेंट्स हैं या अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि आप उतना टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहे, कुछ इन चीज़ों को ब्लॉक करें। दूसरा, बच्चे को जब भी गैजेट दें, पासवर्ड्स आपको सब पता होना चाहिए। बातों बातों में शाम को ज़रूर चेक करें बच्चे के साथ, खेल खेल में दोस्त बन के। हुक्मराना रवैया जो है ना, एग्जैक्टली मयाना रवैया इख्तियार करना चाहिए और बच्चों की बातों बातों में उनको चेक भी करते रहना चाहिए। आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ने एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना कितना ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है, कोई शक नहीं कि हमें हमारे जो बच्चे हैं उनकी तख्लीकी सलाहियतों को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जिस हद तक भी हम रहनुमाई कर सकें उनकी सलाहियतों को सामने लाने में उनकी रहनुमाई की जाए। वालिदैन का इसमें बहुत ही अहम किरदार है। तो डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, हम रहनुमाई वाले ही पॉइंट पे बात करते हैं कि जब एक चीज़ है बच्चे में एक चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन आप मिसबत डायरेक्शन आप देनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट तो डेफिनेटली आजकल के दौर में ज़रा फास्ट दौर है, तो उसी टाइम को जो टाइम आपके पास अवेलेबल है आपने कुछ स्केड्यूल सेट करने हैं। बच्चे की एक्टिविटीज़ का चेक, बच्चे के साथ इंटरेक्शन का चेक, सही, और बी अ गुड लिसनर। अगर आपने बच्चे की तख्लीकी सलाहियत को बाहर लेके आना है तो सबसे बड़ी चेंज जो आपने अपने अंदर लानी है कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। ठीक है, जब आप बच्चे को सुनते हैं खामोशी से, उसकी पूरी बात सुनते हैं, फिर उन पॉइंट्स को पिक करके जहाँ पे आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, आपने विजिलेंट होना है। और वो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, आपने बड़ी अच्छी मिसालों के साथ उसको बताने हैं, रोल मॉडल्स के बारे में कि बच्चों आप इस तरह चीज़ों को पॉजिटिव मिसबत लेके चलोगे। जिन लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को पॉजिटिव डायरेक्शन दी वो यहाँ इसके लिए रोल मॉडल्स की एग्जांपल दें, छोटी छोटी कहानियाँ बनाएं, उसकी बातें सुने। अच्छा, वीकेंड को बहुत अच्छा आपने फिर इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपके पास 5 डेज तो वर्किंग हो गए जैसे आज, लेकिन जो वीकेंड है, वीकेंड के लिए सारा टाइम अपने बच्चों को दें, क्योंकि ये ही बच्चे बड़े होके एक नई जनरेशन को बनाएंगे। वीकेंड का टाइम उनको एक्सपोजर दें, क्योंकि जितनी भी आप तख्लीकी सलाहियत का इस वक्त जिक्र कर रही हैं, एक्सपोजर ये एक पूरी रिसर्च है कि एक बच्चे को बंद कमरे में सिलेबस पढ़ाया जाए, उसकी सलाहियत का फ़र्क आप बेशक उस बच्चे को कम पढ़ा के घुमा फिरा के उसकी आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा दोनों में, जाके वो बाहर प्रैक्टिकल मुआवजा कर रहा है। बिल्कुल, और इस मुआवजे के लिए एक साइलेंट फोर्स पीछे माँ बाप होने चाहिए। समझिए, अगर आप बच्चे को किसी पार्क लेके गए हैं, पार्क में 10,000 चीज़ें हैं जिसको उसने ऑब्जॉर्व भी करना है, देखना भी, तो उसकी चीज़ को उजागर करना, उसका मिसबत किरदार बताना, हम वो लोग हैं जिन्होंने बताना है, और फिर घर आके एज अ स्टोरी टेलिंग उसकी बातें सुने। आप देखें कि वो बच्चा जब क्लास में मजबून आता है, खूबसूरत मकाम पे ही मजबून आ जाता है, फिर आप उसकी तख्लीकी सलाहियत देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि तो इसने कहीं से याद ही नहीं किया। ये वो कोशिश थी जो आपने की, बिल्कुल कम टाइम के बावजूद मैनेज करके, वीकेंड्स को यूज़ करते हुए, अच्छा लिसनर बनते हुए, पेशेंस का मुजाहरा करते हुए और बच्चे के साथ दोस्ताना एक रवैया रखते हुए आपने उस तमाम जो उसकी सलाहियत को जब आप कागज़ पे उतरा हुआ देखेंगे, उसकी स्पीच में देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज में देखेंगे, उसकी इंट्रैक्शन में देखेंगे, आपको फ़र्क नज़र आएगा। वो जितना वो सेल्फ वर्डिंग का इस्तेमाल करेगा अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए, उतना ही ज़्यादा उसके लिए बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि वो बुक्स में रट्टा लगाए, किताबों को पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा और टू द पॉइंट वर्ड जो है वो याद करने की कोशिश करे। इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को बाहर लेके जाएँ, उनको इर्द गिर्द का जो माहौल है वो दिखाएँ, तो यकीनन आपके बच्चे की जो परवरिश है वो भी बेहतर होगी, उसके अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें होंगी वो भी उभर के सामने आती हैं। आप सुमेरा साहिबा क्या समझती हैं एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, आप क्या कहेंगी कि एक उस्ताद का क्या किरदार है, क्या रोल है कि वो बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको उजागर करने में कितना जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकता है, और उनकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ के अंदर, कि टीचर को भी हम समझें कि हमारे टीचर की भी बहुत वैल्यू है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो हमारे बच्चों के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको निखार के सामने ला रहा है। पेरेंट्स के बाद मैं कहती हूँ कि टीचर का ही मेन रोल है जो कि बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। अब बच्चे की तरबियत हमने एक पर्सपेक्टिव को कंसीडर करते हुए नहीं करनी, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट लर्निंग डोमेन्स बताए हैं, तो टीचर का काम है कि उन तीनों डोमेन्स को कंसीडर करें। बिल्कुल, उन तीनों डोमेन्स को कंसीडर करेंगे तभी आप बच्चे की एक होलिस्टिक जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकेंगे। और पेरेंट्स की भी मैं बात करती हूँ, टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल है। पेरेंट्स बीइंग अ मदर, आजकल के वालिदैन समझते हैं कि बच्चा स्कूल चला गया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं अच्छी माँ हूँ, मैं मोबाइल तो यूज़ करती हूँ, हर कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, मीडिया यूज़ कर रहा है। मैं जब भी कोई भी चीज़ सर्च करती हूँ तो मुझे ढेरों वेबसाइट्स मिलती हैं जिसके ऊपर पेरेंट्स के लिए अलहदा से जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि मदर्स जो है वो अपने बच्चे को कैसे घर में, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से मोस्टली बच्चे घर पर हैं, तो वो
मदर्स उनको कैसे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व कर सकती है। आजकल कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आप अपने पास बहुत प्लस पॉइंट है कि आप बच्चों को समझ सकते हैं कि वो किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हैं। उसके लिए आपने जो बात की ना बच्चों को समझ सकते हैं, तो बच्चों को उसके लिए बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व करना होता है। सेकंड, आप बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्शन अपना ज़्यादा करें, चाहे आप मदर हैं चाहे आप टीचर हैं, इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक तो उनके इमोशंस डेवलप होते हैं, आपके साथ फीलिंग, आपके साथ बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है, उतना अच्छे से समझ सकेंगे। और सेकंड, ये भी आप कहें तो ये एक क्रिएटिविटी है, ये एक एक्टिविटी है कि आप बच्चों के साथ चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट करें। आप इवन जो बच्चे आप कहें कि ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको ज़रा आपके लिए इन्वॉल्व करना जो होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि आप उनको ड्राइंग्स में इन्वॉल्व करें, उनको क्रेयॉन्स दे दें, उनसे कहें कि आप पेंटिंग करें। वो जो पेंटिंग करेंगे, आपको उस पेंटिंग से, उस ड्राइंग से आपको जो है वो पता लगेगा कि इस बच्चे के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। सेकंड, आप उसके साथ इंटरेक्ट करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप उसके साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन करें जिसमें आपको पता चलेगा कि ये बच्चा क्या सोचता है। एक तो ये कि उससे आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। सेकंड, उसमें सोशल स्किल्स भी डेवलप होगी। आप एक बच्चे को कभी भी सिर्फ किताबों से, पढ़ने से, सुनने से नहीं सिखा सकते, जब तक कि वो हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं करता, अपने इन्वायरमेंट से नहीं सीखता। क्योंकि आप जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, वो आपका 20% तक आपका माइंड रिटेन कर सकता है, लेकिन जब आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, आप बाहर लेकर जाते हैं और उनको इंटरेक्ट करवाते हैं, फिजिकली हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो 95% तक बच्चे के दिमाग में रिटेन जो है वो रह सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को बुक्स रीडिंग करवाएं, उसके अलावा आप उनको म्यूज़ियम लेकर जाएं, जो वो फिज़िकली चीज़ों को टच करेंगे, देखेंगे, वो उन ज़्यादा अरसे तक उनके माइंड में रिटेन रह सकती है, इंस्टेड कि आप उनको सिर्फ बताते जाएं। नहीं, आप अब बहुत सारे तरीके हैं क्रिएटिविटी की। जब आप बात करते हैं तो आप ने कहा कि सोशल इंटरेक्शन में आप उनके लिए कार्ड बना सकते हैं। अगर आप फिज़िकली आप उनको नहीं लेकर जा सकते, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, तो आप बहुत लिमिटेड बजट में भी एक्टिविटीज़ उनको करवा सकते हैं। लाइक आप कार्ड्स बनवा सकते हैं। मैं खुद बनाती हूँ, कार्डबोर्ड के ऊपर कार्ड्स बनाती हूँ, जिसके ऊपर बहुत कलरफुल पिक्चर्स होती हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और सीखते भी हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि उनकी लिटरेसी और लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है, जिसमें आप जब पिक्चर्स को वर्ड्स के साथ रिलेट करते हैं और थ्रू कार्ड्स उनको जो है वो लर्निंग करवाते हैं, समझना आसान हो जाता है, इसलिए कि उसका इंटरेस्ट होता है। अदरवाइज आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हो, वो थोड़ी देर में सो जाएंगे, और बच्चे क्या, बड़ों का भी यही हाल होता है। लेकिन आप जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो तब आप ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे कब इंटरेस्ट लेंगे, जब उनको कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ये इंटरेस्ट आप खुद से नौजवान नस्लों की सलाहियतों को कैसे हम सामने लेकर, अच्छा, जब आप क्योंकि मेरा एक्सपोजर है छोटे बच्चों के साथ भी एज अ मोंटेसोरी टीचर और एज अ बिजनेस लेक्चरर। अब जब मैं बड़े बच्चों की बात करती हूँ तो मैंने एक जो प्रॉब्लम देखा वो ये कि हमारा ज़्यादातर करिकुलम जो है डेट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल वर्क। ठीक है, 80%, बल्कि 80 भी नहीं, आपके 95% इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल वर्क। जब आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे पढ़ते हैं, जाके एग्जाम पास करते हैं और सिर्फ ग्रेड्स लेकर आ जाते हैं। उससे उनकी जो है वो सीखते नहीं है। उसका प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया तो नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ा था और लिखा था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, आप बीइंग अ टीचर, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं किस तरीके से उनको इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए उनकी अच्छे से लर्निंग करवा सकती हूँ। उसका तरीका ये होता है कि आप उनको केस स्टडीज़ दें। ठीक है, उनको आप कुछ सिनेरियोज दें जिसमें से वो आइडेंटिफाई करें। आप उनसे कहें कि पाकिस्तान में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है, आप जाएं, पर्सनली चीज़ों को देखें, रोड पर जाएं और उस ऑब्जर्वेशन को आप नोट डाउन करें। अपने माहौल से सीखने की कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप जो स्टडी हासिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड जाके अपनी सोसाइटी में चीज़ों को ऑब्जर्व किया करें। इससे आपकी स्टडी भी आसान होगी और आपको अपने अंदर जो आपकी सलाहियतें हैं उनको भी समझने में मदद
मदद मिलती है। फ़ातिमा, आपकी तरफ आते हैं, आपके टीचर्स ने आपको किस हद तक गाइड किया जब आप राइटर बनना चाह रही थी, आपके अंदर ये सलाहियत उजागर हो रही थी, आपको लगा कि आप बहुत कुछ लिख सकती हैं, तो आपके टीचर ने आपको कितना गाइड किया? मेरे टीचर्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया इसमें। ख़ास तौर पर जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा था कि जब भी आप कुछ लिखना चाहें और आपको इस लफ्ज़ का मतलब ना समझ आ रहा है तो आप मेरे से आके पूछ सकती हैं। उन्होंने साथ साथ ये कहा था, आप कहानियाँ पढ़ के जो आपको लफ्ज़ ना समझ आ रहे हैं उनके जुमले बना के दिखा करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इससे साथ साथ आप उनके जब जुमले बना लें तो उससे आप अपने अंदाज से कहानी बनाने की कोशिश किया करें। इससे आपकी तख्लीकी सलाहियत में भी इजाफा होगा और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ज़बरदस्त। जो आपके इर्द गिर्द आपके जो 7 दोस्त हैं स्कूल के अंदर, वो कितना आपसे सीखते हैं? क्या उनके अंदर भी लिखने की सलाहियत जो है वो पैदा होती है? उनको शौक़ होता है कि हम भी फ़ातिमा की तरह लिख सकें? उनको भी शौक़ होता है, वो भी मेरे से कभी उन्होंने आपसे सीखने की कोशिश की? कभी कभी उन्होंने मेरे से पूछते हैं कि इस अल्फाज का मतलब क्या है, और वो मेरे से पूछते हैं कि आपने पोइम्स कैसे लिखी हैं और इसके पीछे क्या सोच कर आपने लिखा है। तो इससे उनका इंटरेस्ट भी उजागर होता है, वो लोग भी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, किन अवामुल को मद्देनज़र रखा जाए कि बच्चों के अंदर तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनको पैदा किया जा सके? अच्छा, जब एक घर का हम एक मरकज़ हम लेते हैं, घर में 2 किरदार हैं, माँ और बाप। अगर 2 किताबों से आप ज़्यादा सीखेंगे कि 6 किताबों से? डेफिनेटली 6 किताबों से। अगर कुछ किताबें पुराने राइटर ने लिखी हैं और कुछ किताबें जदीद राइटर ने लिखी हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया। इसी को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम बनाया था। बिल्कुल ठीक है। तो जब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो मेन पॉइंट है बच्चे की लर्निंग का, ना वो अभी स्कूल जा रहा है, ठीक है, ना अभी उसका नेबर्स के साथ एक्सपोजर है, ना वो खुद बाहर साइकिलिंग पे जा रहा है, तो कौन से ऐसे लोग हैं या पिलर्स हैं जो उसके लर्निंग पॉइंट है, उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात में अपनी बात ऐड करेंगे, उस बात से एक ब्रिज बनाएंगे, उस चीज़ को वो उसकी सोच को सामने लेके आएंगे, जिसको हम तख्लीक की सलाहियत कह रहे हैं। वो है बुजुर्ग, रिश्ते। बिल्कुल। इन रिश्तों को खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल करें। वो हर एक इंस्टीट्यूट है, आप माँ एक डिफरेंट किस्म का इंस्टीट्यूट है, बाप डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, दादी डिफरेंट है, नानी, फुफ्फी, खाला, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं। बिल्कुल। अब अगर इन इंस्टीट्यूट का पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे पे डाल के इनके साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन को हाईलाइट करेंगे तो जो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस, जो तख्लीकी सलाहियत, क्योंकि अब वो 2 किताबों से नहीं सीख रहा, अब उसके पास एक पूरी डिक्शनरी है। अब हर बच्चा, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूमन नेचर है कि वो बच्चे से प्यार भी ज़्यादा करता है हर कोई, और टाइम भी ज़्यादा देता है। जो दादी स्टोरी टाइम देगी, जो खाला उसको एक्सपोजर देगी, जो फुफ्फो उसके साथ चीज़ें शेयर करेगी, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं। वो तमाम 5 सेंसेस जो अल्लाह ने हमें दी हैं। और फिर उसके बाद आपको डिफरेंस फील कीजिएगा, एक बच्चा जो आइसोलेटेड परवरिश पाता है उसकी तख्लीकी सलाहियत में, एक बच्चा जो इन तमाम रिश्तों से जुड़ के परवरिश पाता है उसकी तख्लीकी सलाहियत में कितना ज़्यादा फ़र्क है। दोनों की सलाहियतों में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ना, देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना कितना ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है, कोई शक नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों के अंदर उनकी तख्लीकी सलाहियतों को समझा जाए, पहचाना जाए और फिर उनको उजागर किया जाए, उनको मज़ीद पॉलिश किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए कि अल्लाह पाक की जानिब से उनको जो एक सलाहियत मिली है उसको हमने सामने रखते हुए इस बच्चे से हमने काम करवाना है, इसकी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वो उन सलाहियतों को यूटिलाइज़ कर सकता है, ये हमने उनको सिखाना है। और ये हमारे वालिदैन के बहुत अहम ज़िम्मेदारी है और इसके साथ साथ हमारे टीचर्स का भी इसमें बहुत अहम किरदार है कि वो हमारे बच्चों की, हमारी नौजवान नस्ल की रहनुमाई करें कि कैसे आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को पहचान सकते हैं। और अगर आपको आपके इर्द गिर्द जो भी लोग नज़र आ रहे हैं, जो भी माहौल नज़र आ रहा है, उस माहौल से सीखने की कोशिश करें और उन सलाहियतों
सलाहियतों के अंदर अगर आपको कहीं कोई खामी नज़र आ रही तो उनको दूर करने की कोशिश करें, मज़ीद पॉलिश भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कह रही थी कौन से ऐसे अवामिल हैं जो बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको रिश्तों का बताया, एक ये चीज़ है कि बच्चा जब कुछ भी तख्लीकी काम करता है, चाहे वो एक कैंडी ही मुख्तलिफ स्टाइल से रैप करता है, बिल्कुल वो फ़ौरन ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अब रिस्पॉन्स क्या आएगा आगे से। कभी भी किसी को ये हक मत दें कि वो आपके बच्चे की इंसल्ट करें। बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखें कि आपके लिए आपके बच्चे की इज्जत बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैंने कई जगहों पे ये देखा है कि 3-4 अवामिल कोई एक गैदरिंग में निकल आते हैं जो बच्चे का मजाक, बच्चा भी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, वो से एहसास कमतरी का शिकार हो आप सकता क्यों है। हंस रहे हैं उसके ऊपर? उसने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, आपको उसको डायरेक्शन देनी है। बिल्कुल इसके लिए घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। सही। आपके बच्चे की इज्जत सबसे पहले, आपका बच्चा जिसको इज्जत देता है रिटर्न में वो भी इज्जत देगा। दूसरी बात, आपके बच्चे की मिस्बत सोच और ये पैदा करना आपका काम है। कभी भी बच्चे के सामने इख्तलाफात पे लड़ाई मत करें, ठीक है? बच्चे कभी भी बच्चों के सामने वो इश्यूज मत डिस्कस करें जो डिस्कस करने के नहीं हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने इस बात पे सोचना है कि मुझे केमिकल फार्मूला किस तरह निकालना है, या मुझे इसके ऊपर ऐसे कैसे लिखना है, या मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे वो इस बात में पड़ जाएगा बाप ने माँ को क्या कहा, माँ ने दादी को क्या कहा, बाप ने, वो इस चीज़ों में उसकी सारी इसी में जकड़ के रह जाएगा जी, उसकी सारी एनर्जी जो महवर था ना वो डाइवर्ट हो गया। तो अब ये महवर कब आएगा आपके पास? जब आपने अपनी ज़ात को कुछ कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल हमेशा बच्चों के सामने रिश्तों को पॉजिटिव पेश करें, हंसें, मुस्कुराएं, जिंदगी को खूबसूरत दिखाएं। जिंदगी में सबके साथ इश्यूज हैं, बंद कमरे में उसको हल करें, बच्चों के सामने कभी मत करें, क्योंकि आपके बच्चे की जो एनर्जी और टाइम है ना, उसको डायरेक्शन आपने देनी है। अब डायरेक्शन कैसे देनी है, इसके लिए पहले अपने आप को खुद आपको डिसिप्लिन करना है और बच्चे की इज्जत करवाएं। जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, वो इस कॉम्प्लेक्स से ही नहीं निकल पाता शायद मैंने क्या गलत कर दिया। उन्हें कहा बेटा गलती करना ही तो इंसान है, बिल्कुल गिर के संभलना ही तो कमाल है। गिर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि गिरेंगी नहीं तो संभलना कहाँ से सीखेंगे? ये माँ बाप करेंगे। और जब आपको खानदान में या मोहल्ले में या कुछ ऐसे एलिमेंट नजर आए तो प्लीज फ्रंट पे आ जाए। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि एक पूरी फोर्स है मेरे पास, ठीक है? जो खुद उसको ना लड़ाई करनी पड़े, आपकी नज़र ही काफ़ी होनी चाहिए ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा कितना मैटर करता है मेरे लिए। ये सारी चीज़ें जब आप उसको देंगे, निस्बत सोच, अपने आप को कंट्रोल, वो टॉपिक्स जो बच्चे के सामने नहीं लाने उन पे कंट्रोल, रिश्तों को किस तरह पॉजिटिव दिखाना है उनको कंट्रोल, वो सॉफ्ट कॉर्नर बच्चा हमेशा आपके पास आना चाहिए। एक्टिविटीज बच्चे के सामने होनी चाहिए। मस्बत बात, देखिए एक्टिविटी तो चले, मस्बत बात, मस्बत स्माइल, मसला आँख का इशारा ही बहुत बच्चा इतना कंप्लीट होता है ना, हम समझ रहे होते हैं कि उसको सब समझ आ रहा होता है कि कोई मेहमान आया था, जब वो गया था उसने फील कैसा किया, और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी कहाँ से आती है ये आप ऑब्जर्व कर लें, दुनिया में देख लें। आपके घर से जब कोई उठ के जाए, हमारी आदतें होती हैं कि हम उसको डिस्कस करते हैं। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी नेगेटिव बन रही, उसका कुछ नहीं जाता जो उठ के गया आपके घर, आपका बच्चा नेगेटिव हो जाता है। जो आपके घर से होके गया उसकी पॉजिटिव चीज़ों को पिक करें, बच्चे को बताएं कि ये चीज़, बच्चा आपसे डिस्कस, मामा इसमें ये भी नहीं था, आपने कहना है बेटा आपको बुरा लगा ना, आपने अपने अंदर नहीं पैदा करना। ये चीज़ होती है काउंसलिंग। बिल्कुल ये, और कभी भी बच्चे को रिपोर्टर मत बनाएं, ठीक है? ये वो एलिमेंट है, साइंटिस्ट डॉक्टर वगैरह तो वो बाद में बनेगा, एक इंसान तो बन जाए, एक अच्छा इंसान पहले कभी भी बच्चे से रिपोर्टिंग मत करें, वो फिर सारी जिंदगी रिपोर्टर ही बना रहेगा इस चीज़ का कि इसने वो किया, इसने वो किया। उसको आगे बढ़ने दे, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, उसको डायरेक्शन दिखाएं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चों की सलाहियतों पे एक मस्बत जो इम्पैक्ट है वो छोड़ना चाहिए। अगर आपको कहीं लगे कि आपका बच्चा कहीं नेगेटिव ट्रैक पे जा रहा है, गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो उसको गाइड करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, हमारे टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें, उनकी काउंसलिंग की जाए। और तख्लीकी सलाहियतों के अंदर भी मस्बत और मनफी किरदार मौजूद है, लेकिन ट्रैक हम ही ने बच्चों को दिखाना है, हम ही ने नौजवान नस्ल को गाइड करना है कि आपने राइट ट्रैक पे जाना है। आपकी सलाहियतें जो अल्लाह पाक ने दी हैं उनका आपने सही इस्तेमाल करना है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। सुमेरा साहब, वालिदैन के साथ साथ अगर टीचर्स की तरबियत की बात कर लीजिए, जब तक टीचर जो हमारे मदारिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो टीचर्स मौजूद हैं उनकी तरबियत कैसी होनी चाहिए कि वो बच्चों के आगे से बेहतर रहनुमाई कर सके उनकी जो तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में?
टीचर की मैं कहती हूँ ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आप क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो वो 50 बच्चे जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे। और अगर कोई टीचर ट्रेन नहीं है, हमारा जो सबसे बड़ा नेगेटिव अलमिया ये है कि हम टीचिंग को बिल्कुल कुछ नहीं समझते। जो इंसान दूसरे प्रोफेशंस में फेल हो जाता है वो टीचर बन जाता है। बिल्कुल, हम बहुत आसान समझते हैं टीचर बनना, बहुत, और हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। लाइक अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ, आपका प्री प्राइमरी लेवल है, उसकी अलग से ट्रेनिंग है, और आप प्राइमरी लेवल की बात करें, उनकी टेक्निक्स टोटली डिफरेंट है, ठीक है। फिर आप मिडिल की बात करते हैं, हाई लेवल की बात करते हैं, तो सबकी टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज जो है वो टोटली डिफरेंट है। अब एक आम पर्सन उन मेथडोलॉजीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। एक स्किल्ड, एक टेक्नोक्रेट ही समझ सकता है कि उसका प्रोफेशन क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बिल्कुल। मैंने भी जब मोंटेसरी का मुझे शौक़ हुआ कि मुझे सीखना चाहिए बच्चों को कैसे तालीम देते हैं, मैंने ये कोर्स किया। मैंने एक जगह से नहीं, मैंने 4-5 जगहों से कोर्सेज़ किए, सिर्फ सीखने के लिए कि हम कैसे बच्चों को, और ये वो स्टेज है कि जबकि बच्चा आप कह लें कि 5 से 8 साल की उम्र के दरमियान, जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं 5 से 8 साल की उम्र है, इसमें आप किसी भी स्कूल में दाखिल करवा दें, फिर हम अच्छे स्कूल में करवाएंगे। आई थिंक सबसे गलत उनका जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वही एज बच्चे की सीखने की होती है। ये तो आप कह लें कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि जो आपका जो ये सेंसिटिव पीरियड्स हैं 2 से 7 साल की उम्र, इसमें बच्चा एक वैक्यूम की तरह होता है, वो हर चीज़ को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है और उसके सीखने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अब एक ट्रेन टीचर ही समझ सकता है कि मैंने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। वो ही ये बात समझ सकता है कि इस एज में बच्चों को अगर आप कहें 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे को आप कहें कि आप रीजंस के साथ मुझे लॉजिक दे, वो लॉजिक नहीं दे पाता। सिर्फ बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है, वो रीज़न आपको नहीं दे सकता। जब हम उनको इस एज ग्रुप के बच्चों को जब हम क्लास में एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम उनके सामने मटेरियल रख देते हैं, जो भी मटेरियल रखते हैं वो हम खामोशी से करते रहते हैं। बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जब आप वो उनके हैंड ओवर करते हैं मटेरियल, तो वो बिल्कुल सेम रेपिटेशन करेगा, और यू विल बी अमेज्ड कि ये बच्चे इतने अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, एक एक आपकी एक्टिविटी को कॉपी करते हैं। बिल्कुल। फिर अब जब बच्चा इतने आप कहें कि इस उम्र में कॉपी कर रहा है, तो वो आपके टीचर से क्या सीखेगा? बिल्कुल। टीचर, एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। बच्चा जो है अनकॉन्शियसली अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा होता है। टीचर्स उसके लिए रोल मॉडल हैं, उसके पेरेंट्स उसके लिए रोल मॉडल हैं, उसके इर्द गिर्द उसके पीयर्स, उसके फेलोज, वो सब उसके लिए रोल मॉडल हैं। बीइंग अ टीचर, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चे की जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूं। सिर्फ ये नहीं कि क्लास में मेरा पर्पस जो है एक करिकुलम मुझे दे दिया गया है, और ये अथॉरिटी का भी एक प्रॉब्लम है। अब बीइंग अ टीचर मेरे ऊपर इतना बर्डन है, ठीक है, कि मैं उसमें क्रिएटिविटी लेकर आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे आज के दिन का करिकुलम जो है वो कवर करवाना है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर होता है। आप किसी भी ट्रेनिंग में जाएं, इतनी ट्रेनिंग्स में मैं गई, मैं अगर आप लोगों से भी पूछती हूँ कि आप कब क्रिएटिव होते हैं, मोस्टली रिस्पॉन्स आता है कि जब हम बेड के ऊपर होते हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं, जब हम ये काम कर रहे हैं, हम तब क्रिएटिव होते हैं। किसी ने कभी ये कहा हो कि एट वर्क? नेवर एवर। नेवर। बिल्कुल। कभी कोई नहीं कहता कि हम वर्क पे भी क्रिएटिव होते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप टीचर की बात कर लें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें, वो क्यों क्रिएटिव नहीं होते अपनी वर्क प्लेस के ऊपर? द रीज़न इज़, उसमें बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न कि आपको डिक्टेट किया जाता है टोटली, कि आपने यू हैव टू डू दिस थिंग। आपकी कॉन्सेंट नहीं ली जाती कि आप भी कुछ अपना आइडिया दे सकते हैं कि हम चीज़ को, इस आइडिया को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्लास में भी एक टीचर है, जब उसको आपने बर्डनाइज कर दिया विद द करिकुलम, किया हुआ है कि आपने ये सिलेबस कवर करवाना ही करवाना है, सिर्फ हम वी आर कंसर्न कि आपने सिलेबस कवर करवाना है, हम ये कंसर्न नहीं है कि बच्चे ने सीखा क्या है। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़, असेसमेंट्स, जो मैं ये कहती हूँ कि आपके हर लेवल की असेसमेंट्स डिफरेंट होती है। हमने तो सारे बच्चों को, मतलब वो मोंटेसरी का बच्चा है, वो प्री प्राइमरी लेवल का, प्राइमरी का, मिडिल का, हमने सबको एक ही जो है ना वो छड़ी के ऊपर सबको हाँकना है। हालांकि हर इंडिविजुअल की अपनी सलाहियतें हैं।
अब मैं जब असेसमेंट की बात करती हूँ, हमारे यहाँ असेसमेंट क्या होती है कि आपने पेपर के ऊपर सारा छाप देना है, इवन कि आप मोंटेसरी, अब इतने छोटे बच्चे से आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो इतना ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज कर सकता है। ये डब्बा आपने उसका फुल कर दिया है, इस डब्बे को फुल नहीं करना, हमने उसके लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। हमने उसके लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, उसकी तरबियत पे फोकस करना है, ना कि उसके ऊपर बुक्स का बर्डन बढ़ा दिया जाए कि ये सिलेबस आपने कवर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उससे बच्चा क्या सीखेगा, वो अपनी कौन सी तख्लीकी सलाहियतों के ऊपर गौर करेगा, कैसे वो अपनी सलाहियतों को सामने लेकर आएगा। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बढ़ने एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सेट सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने की ज़रूरत और क्या अहमियत है, तो कोई शक नहीं, हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तो उनकी तख्लीकी सलाहियतों को समझना, उनको पॉलिश करना, उनको उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है हमारी लाइफ के अंदर। और हमारे वालिदैन को अपनी अहमियत, अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे बच्चों की बेहतर तरीके से तालीम और तरबियत जो है वो की जा रही है या नहीं की जा रही। हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, क्या हम अपने बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। अगर नहीं समझ पा रहे तो क्या वजह है और हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है, उसके अंदर कौन सी सलाहियतें हैं जिसको उजागर किया जाए, जिसको निखार के सामने लाया जाए। और हमारे टीचर्स की जहाँ तक बात की जाए तो टीचर्स को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वे बच्चों के ऊपर सिर्फ बुक्स का बर्डन डालते जाए, ना कि उनके जो अंदर सलाहियतें हैं। जो बच्चा कोई काम करना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, वो कौन सी स्टडी करना चाहता है, किन सलाहियतों की तरफ उसका ध्यान है, इस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब कि गैर निसाबी सरगर्मियों की अगर बात की जाए तो गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। और कैसे हम इस पे काम करके तलबा को पुरएतमाद बना सकते हैं, इस पर भी आज बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जी डॉक्टर अतिया गुल रिजवान, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सुमैरा जबीन और उनके साथ हैं जी फातिमा अहमद। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आपसे दूसरे मौजू का आगाज़ करते हैं। पहले तो डेफिनेशन बताएं कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहते किसे? अच्छा, निसाब क्या चीज़ है? निसाब होता है लिखी लिखाई कोई चीज़ जिसको पढ़ के फॉलो किया जाता है। या तो वैसा ही फॉलो किया जाता है या थोड़ा तब्दीली के साथ फॉलो किया जाता है, वो हो जाता है निसाब। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट कह लें, सिलेबस का सेट कह लें, ये होता है। अच्छा, अब गैर निसाबी, इसका मतलब है अब हमने एक लिखी लिखाई चीज़ को बंद कर दिया, अब कुछ ऐसी चीज़ों को करने की ज़रूरत है जिसमें आप फ्रेश भी फील करें, एक्टिव भी फील करें, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसको करने के बाद आप कुछ टाइम के लिए वो निसाब ज़हन से निकाल दें, ताकि आपका जो माइंड का जो वो वाला पीरियड था जिसमें उसने सिर्फ निसाब को पढ़ा, वो थोड़ी देर डिलीट हो जाए और वो सेल्स जो आपकी मेमोरी से रिलेटेड हैं, आपकी तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है जिसमें आप हैप्पीनेस फील करते हैं, उस चीज़ को किया जाए। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि ये कितनी ज़रूरी है और क्यों होनी चाहिए। अब आजकल की जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में, आपको पता है हर कोई बंद हो गया हुआ है, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता हम इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, नो डाउट। पहले भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, लेकिन हमें अभी वापस लाइफ की तरफ आना है। बिल्कुल। तो ये वाला जो टॉपिक है, इस पे हम पूरी स्केड्यूलिंग, पूरे घर में हर बंदे को ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चे का कौन सा टाइम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब उसने स्कूल भी जाना है इंशाल्लाह, उसने स्कूल में निसाब पढ़ना है जो आपने, अब घर आके गैर निसाबी के लिए उसको तैयार करना है। तो यही बात है, स्कूल में वो इतना पढ़ चुका है कि उसके वो ब्रेन और मेमोरी सेल जो
उस वक्त उसमें इंगेज थे, जी। उसको हमने एक फेज़, नया फेज़ देना है, तो वो जब ये इन एक्टिविटीज़ को करके रात को मगरिब के बाद फिर बैठेगा ना, जो उसका दिमाग काम करेगा वो उस तरह नहीं होगा, निसाब 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 निसाब। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के ब्रेन को एक दोबारा आप इतना क्लियर और दोबारा एक्टिव कर देते हैं कि वो दोबारा रिटेन करता है उन चीज़ों को। एक भरे हुए ग्लास में जितना पानी आप डालती जाएंगी बाहर ही गिरेगा ना, तो ग्लास का अगर पानी कुछ देर के लिए ग्लास को खाली करके नई चीज़ उसमें डालेंगी तो फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और आपको दोबारा पानी की जब तलब होगी तो उसको पीने का ज़्यादा मज़ा आएगा। यही चीज़ इसके साथ है। सुबह निसाब, अब आपने सुबह पढ़ा लिया, ऑनलाइन क्लासेस भी निसाब ही है, ठीक है। अब गैर निसाबी सरगर्मियों में हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, जिसमें हमारी साइकिलिंग आ जाती है, जिसमें हमारी वॉक आ जाती है, आप पेट के साथ वॉक कर सकते हैं, बच्चों के साथ गेम्स आ जाती हैं। और फिर इस चीज़ को इस निसाब में ला सकते हैं। बच्चों के साथ बात करें, कौन सी गेम को आप इंजॉय करते हैं, क्यों करते हैं। अगर बच्चा एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है, मैंने कुछ बच्चों को देखा है वो बड़ी डिफरेंट गेम्स का नाम लेते हैं ना, तो हम उस चीज़ को अरेंज भी कर सकते हैं। आप घर में मंकी बार लगा सकते हैं, आप घर में बास्केटबॉल का अरेंजमेंट कर सकते हैं, इंडोर गेम्स में आप कैरम बोर्ड कर सकते हैं, लूडो कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन इसमें एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जो गैजेट से आपकी वेव्स आती रही है ना, जो बच्चे ने सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ले ली है, अल्लाह करे सिचुएशन अच्छी हो जाए, अभी तक तो यही चल रहा है ना, आपने प्लीज़ उसको गैर निसाबी चीज़ का, आप इसको गैर निसाबी नहीं कह रहे, मैंने बच्चे को गेम पकड़ा दी, चले जी बच्चा ज़रा रिलैक्स हो रहा है, नो, बच्चे को डिफरेंट कोशिश ये करें कि वो वाली एक्टिविटी दें जिसमें पूरी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, वो खेले, भागे, दौड़े, लटके, जंप करे, क्योंकि ये चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। वो सुबह से उसको फिट रखेंगे, उसकी मोबिलिटी ख़त्म हुई है दोपहर 2 बजे तक। तो प्लीज़ गैर निसाबी सरगर्मी को क्लियर करें। ये जो गैजेट्स, ये जो यूट्यूब के चैनल्स या जो भी चैनल्स है जिसमें दोबारा उसका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, बिल्कुल वो उस तरह फ्रेश नहीं करेगा आपको। कि स्कूल में वो पढ़ के आया, उसके बाद अगर वो मोबाइल पे, इंटरनेट पे बैठ जाता है तो वो उसकी गैर निसाबी सरगर्मियों में शामिल हो जाएगा और वो फ्रेश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, दोबारा उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं, दोबारा वो प्रेशराइज होना शुरू हो जाता है। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए जिससे वो फिज़िकल फिट हो सकते हैं, उससे कोई फिज़िकली एक्टिविटी हो, कोई खुले इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एक्टिविटी करवाई जाए। तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का आप अरेंज करें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन फिज़िकली एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो परफेक्ट रह सके, उनकी सेहत जो है वो बेहतर रह सके। सुमेरा साहब, आप क्या कहती हैं कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ हमारे तलबा के लिए कितनी ज़रूरी हैं, कैसे वो गैर निसाबी सरगर्मियों की वजह से उनको पुरएतमाद बनाया जा सकता है? मैं कहती हूँ कि हम गैर निसाबी, जिनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, इनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। और मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें करिकुलम का हिस्सा बना देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए कि उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। क्या हम सोच रहे हैं कि उससे टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप बच्चों को ग्राउंड में लेकर आते हैं, वहाँ पर आप उनको कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं जो कि आप इंडोर नहीं करवा सकते, अब वो वहाँ पर उनके फ़ायदे क्या होंगे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के? पहला तो ये कि आप बच्चे जो है वो मोनोटनस से निकलेंगे कि आप पढ़ पढ़ के तंग आए हुए हैं, वहाँ पे एक चेंज बच्चों को फील होगा, वो ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, स्ट्रेस उनका जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। सेकंड ये कि जब बच्चे वहाँ पर मिलेंगे, आप डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों से मिलेंगे, छोटे बच्चे बड़ों से सीखेंगे। बेशक आप गेम खेल रहे हैं लेकिन आप फिर भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। बड़े जो बच्चे हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को सीखेंगे, और ये लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आपने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाना है, अपने घर में भी, पर्सनल लाइफ में भी। तो ये कॉर्पोरेट में, बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ये आप उनको तैयार कर रहे हैं थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सेकंड, आप बच्चे उसमें जब खेलते हैं उसमें हार भी है, उसमें जीत भी है। आप हार और जीत दोनों कॉन्सेप्ट को बच्चों से मुतारिफ करवा रहे हैं। बच्चों को पता चलता है नहीं, हार भी जाते हैं, अगर हमने हारना है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और अगर जीतना है तो हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। एक और चीज़ है जो कि बच्चे आपस में जब खेलते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स भी बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप प्रॉब्लम्स तो है जहाँ बर्तन इकट्ठे होते हैं वो आपस में टकराते ज़रूर है, तो आप बच्चों को बिल्कुल आइसोलेशन में रख ले तो डेट इज़ नॉट द सोल्यूशन। लेकिन जब आप उनको पर्सनली लेकर आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो वो उनको ये भी समझ आती है कि हमने आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो कैसे रिजॉल्व करना है।
फिर एक और चीज़ है कि बच्चे एक दूसरे से केयर भी सीखते हैं कि हमने एक दूसरे की केयर कैसे करनी है। और ये हमारे निसाब का ही हिस्सा है, क्योंकि हम यही चीज़ें हम उनको पढ़ा के सिखा रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है उनको हम थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डिफरेंट रेसिंग, और आप जितनी भी प्रैक्टिकली उनको सिखा रहे हैं, हम उनको यही चीज़ें जो हैं उनकी पर्सनैलिटी की डेवलप। मेन पर्पस क्या है हमारी एजुकेशन का? पर्पस ये है कि हमने बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, ग्रूमिंग के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप मेथडोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो बच्चों को किताबों के थ्रू सिखा रहे हैं वही बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है, नहीं। ये चीज़ें जितनी मैंने आपको ये स्किल्स बताई हैं, ये हम इनडायरेक्टली, जिसका बच्चे को पता भी नहीं होते, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बनती जाती है। अब आप ये देखें, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा करिकुलम, हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने यही समझा हुआ है कि बस बच्चे को जो है ना वो तालीम में आगे करना है, तालीम में आगे करना है, उनको रट्टे लगवाने हैं, इसलिए ताकि उनको ग्रेड्स के चक्कर में उनके माइंड में ये डाल दिया जाता है कि आपने इस बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपने यहाँ पर आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। आप उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। इसी वजह से वो बहुत सारी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्टडी के हद तक महदूद कर दिया होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, आपने बहुत ज़्यादा नंबर्स हासिल करने हैं, ग्रेड्स लेने, A+ ग्रेड्स आपने लेकर आने, और आपने अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में आपने एडमिशन लेना। और यही चीज़ बच्चे के माइंड में बैठ जाती है, वो प्रेशराइज होना शुरू हो जाता है और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को वो भूल जाता है। और जब वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को, ये गैर निसाबी सरगर्मियों से हम दूर हो जाते हैं, तो ये हमें मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है। हम डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और यही वजूहात हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं जहाँ बच्चे इन ग्रेड्स के चक्कर में, जब उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में वो नाकाम हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। इसकी वजूहात क्या है? यही कि हम बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ नहीं लेके जाते, हम उनको उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते कि वो अपने लिए फ़्रेश फील कर सके, अपने आप को इन तमाम बर्डन से दूर करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा इजी वे में जीना सीख सके। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, हमारे टीचर्स की है कि वो बच्चों को एजुकेशन से हट के, ये किताबों से, बुक से निकाल के, इन नंबरों से, इन ग्रेड्स के चक्रों से निकाल के उनकी ज़िंदगी के लिए, उनको एक फ़्रेश माहौल, फ्रेश इन्वायरमेंट देने के लिए, उनको एक मेंटली लिहाज से उनको रिलैक्स करने के लिए भी ऐसा वक्त होना चाहिए। ऐसे एक्टिविटीज़ स्कूल कॉलेजेस के अंदर होनी चाहिए जहां बच्चे ख़ुद को रिलैक्स फील कर सकें। फ़ातिमा, आप क्या समझती हैं? आप स्कूल जाती हैं तो आपके स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जहां स्टडी से हट के आपके साथ कोई गैर जो निसाबी सरगर्मियां हैं, कोई गेम्स आपको करवाई जाती हों? जी, हमारे स्कूल में भी बहुत सी गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में पूरे ईयर में एक होता है स्पोर्ट्स डे, जिसमें हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, रैली रेसेस करवाते हैं, इसमें हमारी स्पीचेस भी होती हैं और हमारे मतलब डिफरेंट गेम्स होती हैं, उसमें विनर्स को ट्रॉफीज़ भी मिलती हैं और उनको दूसरे को एक वो भी करते हैं और गेम्स करवाते हैं। और जैसे कि हमें रैली रेस करवाते हैं तो उसमें विनर्स उनको वो। तो आप गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं? जी, मैं करती हूँ। अब जैसे मैंने रैली रेस में पार्टिसिपेट किया तो हमें बहुत से टीचर्स हमें वो पार्टिसिपेट करने पे ट्रॉफीज़ भी देती हैं, हमें गिफ्ट्स भी देती हैं। हमें जैसे अब स्पीचेस होती हैं तो उस पर भी हमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं जिससे हमें क्रिएटिविटी होती है। और जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं वो हमारी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमें अगर गैर निसाबी सरगर्मियाँ हो तो हम फिज़िकल हेल्थ के लिए इसलिए ज़रूरी होती हैं कि वो हमें फ़िट बनाती हैं और ये हेल्थ हमारी स्टडीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। एग्जैक्टली, जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे हमारी सेहत बहुत जो है वो बेहतर हो जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं और अगर उसके बाद हम पे जितना भी बर्डन है हम बड़े इजी वे में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली और फिज़िकल लिहाज से परफेक्ट नहीं है, फिट नहीं है और अपने आप को 24 आवर्स स्टडी और बस इन्हीं बर्डन्स में आप खुद को इन्वॉल्व रखते हैं तो बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। हमारे तलबा की वो कारकर्दगी जो हम चाहते हैं, जो उम्मीद हमने लगाई हुई होती है कि हमारा बच्चा जो है वो बेहतर कारकर्दगी करेगा, लेकिन वो नहीं अदा कर पाता। क्यों? क्योंकि हमने 24 घंटे उस पर सिर्फ स्टडी
स्टडी का बर्डन रखा है, उसको गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ नहीं जाने दे रहे, उसको फ्रेश फील नहीं करने दे रहे, बस उसके ऊपर हमने एक प्रेशर रख दिया, एक बोझ रख दिया है कि आपने इस बच्चे से आगे बढ़ना है, इस बच्चे से ज़्यादा आपने ग्रेड्स लेकर आने हैं, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी बहुत हद तक मुतासर हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस पे कैसे हम वर्क करें कि अपने वालिदैन को कैसे अवेयर करें कि वो बच्चों की जो उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेड्स लेकर आने, लेकिन उनकी गैर निसाबी एक्टिविटीज़ पे, सरगर्मियों पे वो फोकस नहीं करते, जिससे उनके बच्चों की सेहत बहुत बिगड़ सकती है, वो जो कारकर्दगी जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं वो अदा नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिकली हर उस पर्सनैलिटी को ट्रीट करने की ज़रूरत है जिसको अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा दिया है। असातिज़ा हैं, वालिदैन हैं, कम्युनिटी है। एक बात याद रखिएगा, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुझसे नहीं मिलती, मेरी खसूसियात आप में नहीं है। बिल्कुल, हर इंसान की डिफरेंट है। ये चीज़ सबसे पहले क्लियर करनी है कि एक तो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला ने हर बंदे को परफेक्ट बनाया है। बिल्कुल। जब पेरेंट्स ये चीज़ करते हैं कि उसका बच्चा टॉप कर गया है, आपने उस दूसरा बच्चा है उसको एक तो इतना प्रेशराइज कर दिया, हो सकता है कोई ऐसी क्वालिटी आपके बच्चे में भी हो जो उस बच्चे में ना हो। तो खुदा के लिए ये जो आपने बात की कंपैरिजन की दुनिया से निकल आए। कंपैरिजन की दुनिया से निकलना चाहिए और कैसे अपने बच्चों को मज़ीद अवेयर कर सकते हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी गैर निसाबी सरगर्मियों की कि कैसे हम अपने तलबा को पुरएतमाद बना सकते हैं, उनकी गैर निसाबी सरगर्मी में उनको शामिल करके उनको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करके ताकि उनके जो रोज़मर्रा की कारकर्दगी है वो बेहतर बनाई जा सके। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि हम इस अहमियत पे ज़ोर दे रहे हैं कि निसाब के साथ गैर निसाबी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, इसकी अहमियत पेरेंट्स में या जो भी एलिमेंट्स हैं जो बच्चे से लिंक्ड हैं उनमें कैसे उभारा जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने, एक तो कंपैरिजन का मैं बात आपसे करी थी, कभी किसी को किसी से कंपेयर नहीं करें। दूसरी चीज़ ये है, आप जिस दौर में पले बढ़े तब कंपटीशन और था, ठीक है, अब चीज़ें और हैं, ठीक है। आपके दौर में ये इंटरनेट वगैरह नहीं था जो माँ बाप हर वक्त कहते हैं मैंने ये किया, तुमने ये नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ वैसा। तो प्लीज़ जो चेंजेस दुनिया में आ रही हैं उसको कबूल करें। आपके बच्चे ने उन चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, उसने उस चीज़ों को लेके नहीं चलना। अब जो चीज़ें अब दुनिया में हैं ही नहीं, तो जब आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे, देखें मुझे अभी तक याद है दादा नानी वगैरह कामयाब बन जा समझते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर कामयाब बनते हैं, बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब डेफिनेशन चेंज हो गई है। हर बंदा जो चीज़ों को अच्छी, जो ड्यूटी उसको दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, अगर वो उस चीज़ को उसी तरह फुलफिल कर रहा है जो उसके काम की डिमांड है, उसकी इन्वायरमेंट की डिमांड है या इंसानियत की डिमांड है, तो उसको हम कामयाब कहते हैं। ये भी हो सकता है एक बच्चा टॉपर रहा हो सारी ज़िंदगी लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ीरो हो, बिल्कुल। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि उसमें तवाज़न नहीं रखा गया निसाब और गैर निसाब में। अगर पर्सनैलिटी में सब कुछ था लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन को फोकस करके तमाम जहनी सलाहियात का महवर वो कर दिया गया, उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया गया। तो अगर हम सब लोग ये चीज़ समझ लें कि एक बच्चा एक प्रॉपर मॉडल है, उसके अपने सिस्टम्स हैं, उसकी अपनी चीज़ है, हर पार्ट की अपनी अहमियत है, और एक पार्ट को सिर्फ 100/100 लेना इज़ नॉट कामयाबी, ठीक है। अगर आपका बच्चा एक ट्रॉफी लेके आ रहा है, आपका बच्चा नेबर की हेल्प कर रहा है, आपका बच्चा कम्युनिटी में उसके बारे में अच्छा बोला जाता है, तो वो भी कामयाब है, बिल्कुल, ठीक है। आपका बच्चा मुस्कुराहटें बिखेर रहा है तो भी वो भी कामयाब है। आपके बच्चे को ये पता है कि बड़ों का अदब कैसे करना है, तो वो क्या 100/100 ही कामयाब है। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो मैं अक्सर घरों में, लेकिन हम समझते हैं हमारे बच्चे 100% परफेक्ट होंगे तो ये नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें डेफिशिएंसी होती है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग ब्रॉट अप। तो थोड़ा मैं ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चों को, आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है तो साइलेंट होके ज़रूर डाइटिशियन के पास जाएं, ज़रूर कंसल्ट करें,
हो सकता है किसी मिनरल, किसी विटामिन की कमी से उसका ब्रेन उस तरह काम नहीं कर पा रहा। जो तो ये भी एक एलिमेंट है कि अगर आपका बच्चा निसाबी और गैर निसाबी में उस तरह नहीं कर पा रहा जिस तरह, हालांकि आपकी कॉपरेशन भी है, पॉजिटिव भी है, हर चीज़ है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी हाईलाइट कर लें, क्योंकि हमारी खुराक आपको पता है आजकल मिक्सचर है, तो थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे वो चीज़ें प्रोवाइड कर दे जो बच्चे के ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और नींद टाइम पे दें। आपकी तख्लीकी जितनी काम बच्चा जब सोता है और उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो नींद के टाइमिंग आप ज़रूर सेट करें। अगर आपके बच्चा टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, तो यकीन माने वो आउटपुट जो वो टाइम पे नहीं सोएगा उसमें इतना आपको खुद क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। तो थोड़ा सा रूटीन को चेंज करें, थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ें आपको गड़बड़ नज़र आ रही हैं कि मैं हर उस चीज़ को फोकस कर रही हूँ, टाइम भी दे रही हूँ, बाहर भी लेके जा रही हूँ, स्कूल भी अच्छा है, टीचर भी अच्छी है, तो 2-3 चीज़ों को और ज़रा हाईलाइट कर लें, अपने डाइनिंग टेबल को देख लें। फिर आप अपने बच्चे की थोड़ा सा साइलेंट ऑब्जर्व करें कि कोई कुछ ऐसा तो नहीं है कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट को। ये और नींद बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, तो ये टाइम पे नींद भी की जाए, तो आपका बच्चा इंशाल्लाह ताला वापस उस ट्रैक पे आ जाएगा जिसमें हम क्रिएटिविटी देखेंगे उसमें। और वो जो एम है आज के शो का कि खूबसूरत फूल जिस तरह खिलते हैं, इस तरह हमारे बच्चे भी हर चीज़ में आगे हों, इंशाल्लाह बिल्कुल हमारे बच्चे भी हर काम में, हर एक्टिविटी में आगे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा वक्त निकालने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों के डाइट पे जो है फोकस किया जाए, उनकी डेली रूटीन पे फोकस किया जाए, वो कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, उनकी डाइट क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। तो उनकी हेल्थी एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो हम गैर निसाबी सरगर्मियों की बात कर रहे हैं उसकी वजह यही है, ये बात करने का आज मकसद यही है कि बच्चों को गाइड किया जाए। जो वालिदैन है वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें कि बच्चों के ऊपर प्रेशर हटा के, बर्डन हटा के उनकी सेहत का कैसे हमने ख्याल रखना है, उनकी डाइट का हमने कैसे ख्याल रखना है, उनकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उनको कैसे मस्बत लिहाज से हमने उसका भी ख्याल रखना है। सुमेरा साहब, नफ्सियाती लिहाज से बात कर ली जाए तो जो गैर निसाबी सरगर्मियों की हम बात करें, स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदेमंद, किस तरह ये साबित हो सकती हैं गैर निसाबी सरगर्मियाँ नफ्सियाती लिहाज से? नफ्सियाती आप कॉग्निटिव स्किल्स को कहते हैं। तो गैर निसाबी सरगर्मियों में आपको सिखाया ही क्या जाता है? गेम्स है। गेम्स का डायरेक्ट पर्पस तो ये कि आपकी फिज़िकली आपकी जो है वो बूस्ट हो रही है बॉडी। उसके अलावा इनडायरेक्टली भी तो उसके पर्पसेस हैं। पहले तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वो सिखाई जा रही है, जैसे मैंने कहा लीडरशिप स्किल्स सिखाई जा रही है। सेकंड, एक मौका अब बहुत मिलता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, कि ड्यूरिंग द एक्टिविटी आप बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस बच्चे या बच्ची के इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल, देखिए, हम कभी बच्चों पर इम्पोज नहीं कर सकते, उनकी अपने इंटरेस्ट है, एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप फातिमा जो है वो लिखती बहुत अच्छा है, इनको ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा, पेंटिंग में इंटरेस्ट होगा। अभी मैं फातिमा के हाथ पे मेडिकल की बुक्स पकड़ा दूं तो वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो मुझे ये देखना है कि मेरे बच्चे में जो है वो कौन से उसके इंटरेस्ट है और उसकी सलाहियतें क्या हैं। उसको ऐसा नहीं है कि आप उसे बहुत फ़ौरन ऑब्ज़र्व कर लेंगे, उसके लिए टाइम चाहिए। आपकी क्रिटिकली आपने उसको एनालिसिस करना है, आपकी ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, आपने कहा कि बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हर बच्चे को अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियतें दी हैं, अगर आप एक फ़िश को उसकी इंटेलिजेंस को एवेल्यूएट करें कि वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, तो ये गलत होगा, क्योंकि फ़िश की अपनी स्किल है। तो इसी तरह हर बच्चे की जो है वो अपनी स्किल है। अमेरिका में एक रिसर्च की गई थी जो कि बच्चे मेंटली रिटार्डेड थे, कि ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, उनको एक्टिविटीज़ दी गई कि उन्होंने गार्डनिंग करनी है। सही, उन्होंने जो है वो ट्रीज़ लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं। जब उनको ये एक्टिविटीज़ दी गई, उसके एक्टिविटीज़ के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उन बच्चों में बहुत बेहतरी आई है। जब मेंटली रिटार्डेड बच्चे, उनको एक्टिविटीज़ दी गई, यही एक्टिविटीज़ हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें पॉजिटिव चेंज जो है वो आए। इसी तरह अगर मैं मरिया मोंटेसोरी, जिसने मोंटेसोरी का कॉन्सेप्ट दिया था, वो साइकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर थी। उसने जो रिसर्च की थी, पहले उसने जो इंटर्नशिप की थी, वो भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे। जब वो वहाँ पर असाइलम गई तो वहाँ उसने देखा कि वो बच्चे जो है उनका बिहेवियर बहुत बुरा है, वो खाने पीने की चीज़ों को फेंक रहे हैं, बुरे तरीके से खा रहे हैं, बिल्कुल मैसअप हुआ था सब कुछ। तो उसने उन बच्चों के लिए फिर मटेरियल्स बनाए
कि इन बच्चों को हम कैसे पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। तो उसने देखा कि बच्चों में वाकई में बहुत चेंज आया, वो बच्चे पढ़ना लिखना शुरू हो गए। तो उसने फिर ये सोचा कि जब ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे थ्रू एक्टिविटीज़ इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आ सकते हैं, तो नॉर्मल बच्चे भी वहाँ उस टाइम पर जो अलमिया था, आज से 100 साल पहले के, वहाँ पर टीचर्स आते थे, लेसन पढ़ाते थे, सबक पढ़ाते थे, फिर वो एक्सपेक्ट करते थे बच्चों से कि आप यही पुट डाउन करें पेपर के ऊपर, और ऑन द बेसिस ऑफ दोस पेपर्स दे आर गोइंग टू बी एवेल्युएटेड। तो ये उसने कहा कि ये गलत है, ये आपका मेमोरी टेस्ट है। इंस्टेड ऑफ दिस ट्रेडिशनल अप्रोच हमें नई अप्रोच को लेकर आना है। तब उसने जो है ऑपरेटर्स बनाए आज से 100 साल पहले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज भी देख लें, हमारा निसाब सिर्फ निसाब के ऊपर फोकस है, ऑब्सोलीट हो चुका है, उसके ऊपर कोई कंसीडर नहीं किया जा रहा। इतना टाइम गुजर गया, बहुत सारी नई इजादात हो गई हैं, तो हमें अपने निसाब को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एवेल्युएट करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा आप ये देखिए कि पाकिस्तान में 40% बच्चे जो कि स्कूल जाते ही नहीं हैं, 10 साल की उम्र तक ना वो लिख सकते हैं ना वो पढ़ सकते हैं। जब 40% बच्चा ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंसीडर करें, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम अपने मुल्क को जो है वो निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, हम अपने बच्चों में की ज़िंदगी में निखार लेकर आ सकते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को, ठीक है, जो बच्चे लाइक वोकेशनल एजुकेशन भी तो है, उनको स्किल भी सिखाई जा सकती है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सिर्फ पढ़ाई कर सकें, तो उसके साथ उनको दूसरी स्किल्स भी सिखाई। मैं तो ये कहती हूँ कि स्कूल्स में दूसरी स्किल्स सिखाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेहतर कारकर्दगी अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बच्चे को मछली ना दे, आप मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिकल देखिए। जो बच्चे जैसे मैम ने कहा कि पढ़ लिख कर पोजीशन होल्डर्स हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। रीज़न ही क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ उनके पढ़ने पर, क्रैमिंग के ऊपर जो है हमने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे फातिमा ने कहा कि साल में एक दफ़ा, आई एम सरप्राइज्ड कि साल में एक दफ़ा 12 महीनों में एक दफ़ा सिर्फ। मैं ये कहती हूँ कि इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप निसाब का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल, साल में एक दफ़ा कि क्यों वेट करें कि वो दिन आएगा तो हम देखेंगे। आप बच्चों को क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, क्योंकि अगर मैं एक अच्छी सिंगर हूँ तो मैं अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकती, अच्छी डॉक्टर हूँ तो मैं अच्छी सिंगर नहीं बन सकती। मेरी अपनी क्वालिटी है, तो मुझे हर बच्चे को क्वालिटीज़ को समझना चाहिए और अपनी क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने जो काम है वो सरअंजाम देने चाहिए। फातिमा, आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो टीचर्स हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों को डेली बेसिस पे ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी, बच्चों को डेली रूटीन में गैर निसाबी सरगर्मियों में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो उनका सोचने का अंदाज़ भी बढ़ता है। क्योंकि अगर वो हिस्सा नहीं लेंगे और वो सिर्फ पढ़ाइयों में लगे रहेंगे तो वो पढ़ाइयों से भी उनका ध्यान हट जाएगा और वो सिर्फ उनको लगेगा कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई रहेगी और कुछ नहीं है, तो वो परेशान हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। तो ऐसे हमें गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, इससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बढ़ेगी और हम लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल, ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो क्या आप डेली रूटीन में इन गैर निसाबी सरगर्मियों को अपनाती हैं या कभी कभार? जी, मैं हर रोज़ जब स्कूल से आते हैं या ऑनलाइन स्टडीज़ कर लेते हैं तो मैं हर रोज़ शाम को कभी साइकिलिंग करने चली जाती हूँ या अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने चली जाती हूँ, और इससे मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर बहुत असर होता है। और जब मैं घर आके पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है और मुझे ज़्यादा अच्छी तरह कंसंट्रेट किया जाता है। ज़बरदस्त। तो बाकी बच्चों को क्या करना चाहिए जो डेली रूटीन में इन गैर निसाबी सरगर्मियों को नहीं अपनाते? होना चाहिए कि अगर वो बाहर नहीं जा सकते, उनके पास अगर कोई रूटीन नहीं है कि वो अगर उनके पास टाइम नहीं है वो बाहर ना जा सकें, तो उन्हें घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ इंगेज करना चाहिए, गेम्स खेलनी चाहिए और इंडोर एक्टिविटीज़ अपनानी चाहिए, या अगर वो उनके पास यूट्यूब से एक्सरसाइजेज ढूंढ कर उन्हें घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आपके पास यूट्यूब मौजूद है, वहाँ पे आप ऐसी एक्सरसाइज निकाल सकते हैं जो घर में की जा सकती हों, लेकिन आपकी ऐसी गैर निसाबी एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट हो जाते हैं। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ने एक ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और बच्चों को कैसे पुरएतमाद बना सकते हैं गैर निसाबी सरगर्मियों की वजह से। और डॉक्टर साहबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, बात की जा रही थी गैर निसाबी सरगर्मियों की, अगर रूटीन की बात की जाए तो क्या बाकायदगी से इसका इतलाक़ ज़रूरी है या फिर कभी कभार जो है गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले लेना चाहिए? ये तो अंडरस्टूड बात है कि रोज़ हम खाना खाते हैं, रोज़ हम सोते हैं, ठीक है, ये एक रूटीन का हिस्सा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे पूरे जिस्म की डिमांड है ना, वो भी ऐसी है कि उसको ब्रेक दी जाए, मुख्तलिफ हिस्सों में, दिन के हिस्सों में मुख्तलिफ ब्रेक दी जाए, यानी कि रूटीन में चाहिए हमें। इसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये नहीं कहा कि साल में एक दफ़ा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो ना, बिल्कुल आपने 5 वक्त की नमाज रोज़ पढ़नी है। तो मैसेज तो आ गया कि हमें रोज़ कुछ ऐसा करना है। अच्छा, ये भी हो सकता था कि एक आयत लिख दी जाती, हम उसको बैठ के पढ़ लेते। छोटी मोटी एक्सरसाइज डाली गई है नमाज में, आपने नोट किया? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है ये जिस्म की डिमांड है। तो ये चीज़ जब हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये मौजूद है, तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, जब इसका मतलब है दिन में 5 वक्त ऐसे आते हैं जब आपका दिमाग कहता है कि अब रूटीन से हट के कुछ ऐसा किया जाए जिसका उस रूटीन से ताल्लुक़ ना हो। तो यही चीज़ मैं कहूँगी कि जैसे आप ये नमाज की तैयारी करते हैं, टाइम का पाबंद होते हैं, इसी तरह पूरे दिन का स्केड्यूल बना लें। सही। अच्छा, अब हमारी जो निसाबी और गैर निसाबी हैं, क्योंकि निसाब पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो गैर निसाबी को कैसे डाला जाए ज़िंदगी में, उसका सबसे बेहतरीन कुलिया ये है कि जल्दी उठें। जब आप जल्दी उठेंगे, आपके पास अगर बच्चा आपका 8 बजे भी स्कूल जाता है, ठीक है, तो आपके पास पीछे से 2 घंटे होने चाहिए। उसमें आप मॉर्निंग वॉक बच्चे को करवा सकते हैं, डेली की रूटीन है ना। हाँ, उसका मैंने बहुत अच्छा एक फैमिली को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फजर की नमाज के बाद वो 15 मिनट की तिलावत कर लेते थे, फिर वो सारी फैमिली थोड़ा चलने फिरने चले जाते थे। तो वो ये होता है कि जहन पे एक बर्डन होता है ना कि मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, तो बैठा रहा, आप उस साइकोलॉजिकली आपने अपने आपको सुबह ही ट्रीट कर लिया। फिर ये है कि जब आप असर पढ़ते हैं, असर, और ये तो स्कूल से आए, आपने रेस्ट किया, असर पढ़ा, आप निकल जाए। वो टाइम एक ऐसा है जिसमें बच्चे आपके ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप खुद वॉक कर रहे हैं, और आप जब घर वापस आएंगे तो बाकी रात का फेज शुरू हो गया। तो इसका मतलब है 2 पीक पीरियड ऐसे हैं जिसमें आप डेली, जो रोज़ सूरज चढ़ना है, रोज़ वो वक्त आना है, रोज़ मगरिब होनी है, तो रोज़ ही आपने ये काम करना है। यानी कि डेली रूटीन पे ऐसी एक्टिविटीज़ हमें सेट कर लेनी चाहिए अपने टाइम टेबल के अंदर कि आज ये हमने काम सर अंजाम देने, तो उसमें अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों को भी हिस्सा बना लेना चाहिए कि ये भी हमारी डेली रूटीन में ही शामिल है और हमने डेली अपने बच्चों के साथ ये रूटीन बनानी। और इससे तलबा भी बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी परफेक्ट होती है, फिज़िकली वो फिट होते हैं। तो ये हमें इस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ हम अपने बाकी रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, हमने ऑफिस जा रहे हैं, हमने वहाँ पे ऑफिस वर्क करना है, फिर घर आके फाइल वर्क करना है। और स्टूडेंट की बात की जाए तो उन्होंने भी डेली अपनी बुक्स का, उनका होमवर्क जो होता है वो सारा उन्हें असाइनमेंट्स वगैरह करनी होती है। तो ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी एक होमवर्क में शामिल कर लें कि ये भी डेली बेसिस पे आपको लाजमी करना है। सुमेरा साहिबा, गैर निसाबी सरगर्मियों की वजह से क्या तलबा के जो सलाहियतें हैं उनमें भी इजाफा हो सकता है? बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप उनको करिकुलम का हिस्सा बनाएं। हम ये बात करते हैं कि स्कूल से आने के बाद बच्चे ये कर सकते हैं, गैर मैं ये कहती हूँ कि आप स्कूल में क्यों नहीं करते? स्कूल में क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं उसको इंटरेस्टिंग भी तो बना सकती हूँ, बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ कि मेरे स्टूडेंट्स सोए हुए हों, ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन हो ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो। भी हमने स्कूल के अंदर, आप गैर निसाबी, हम उसको क्यों करिकुलम से निकाल देते हैं? उन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। आप एक गेम कर लें और वो बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो के उस चीज़ को सीखेगा, ज़्यादा एक्टिव हो। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं मोंटेसोरी टीचर हूँ, मैं बच्चों को वर्कशीट्स करवा रही हूँ, मैं उनको फोनिक्स के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, इंस्टेड ऑफ के मैं उनको सिंपली जो है वो फोनिक्स इंट्रोड्यूस करवाऊँ, थ्रू एक्टिविटीज़ में करवा सकती हूँ, थ्रू कार्ड्स करवा सकती हूँ। अगर आप वर्कशीट्स बना रहे हैं तो वर्कशीट्स में आप बैलून्स, डिफरेंट वहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, कलरफुल पिक्चर्स पेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि हम डायरेक्ट फोनिक्स पे नहीं आते, प्री प्ले ग्रुप में बच्चों को
लाइक स्लैंटिंग लाइंस होती हैं, स्लीपिंग लाइंस होती हैं, स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। उन लाइंस का पर्पस क्या होता है कि बच्चों को आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि जिससे वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट सीखे। लेकिन ये उनकी पहली लाइक आप कहते हैं स्लीपिंग लाइंस है या स्टैंडिंग लाइंस है, तो लाइक आपका एफ अल्फ़ाबेट है तो वो स्टैंडिंग लाइंस, वो पहले लाइन बनाना सीख देते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ कि मैं सिर्फ वर्कशीट के ऊपर लाइंस बनी हूँ, मैं उनके साथ लिख सकती हूँ कि दिस एलिफेंट वांट्स टू गो टू हिज होम। तो वो बीच में लाइंस बनी होती है, यहाँ पे होम एक कलरफुल सा, यहाँ पे एलिफेंट, बच्चे उसको बहुत कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन मैंने उसको इंटरेस्टिंग बना दिया बच्चों के लिए। और ये लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है जिसमें बच्चे आप खुद भी अपना जो है वो इंटरेस्ट जो है, और ये वो चीज़ें होती है कि बच्चे भूलते नहीं है। ये हमने बात की प्री प्ले ग्रुप की। उसके अलावा जब मैं प्राइमरी की बात करती हूँ तो वहाँ पर भी हम बच्चों को थ्रू एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। उससे आगे जितने लेवल्स आप चलते जाएं, तो आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ के उनको आप बहुत ट्रेडिशनल वे में पढ़ाएं, आप इंटरैक्टिव सेशन रखें, आप उनको केस स्टडीज़ दें, उनको सिनेरियोज़ दें। आप इस तरीके से अगर उनकी लर्निंग करवाएंगे तो उनके आप कहें कि उनकी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगी। इंस्टेड के आप उनको सिर्फ क्रैमिंग बना देंगे और उनको एक मशीन बना देंगे। तो आप उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है तो थ्रू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप उनको बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। इवन कि आप करिकुलम का हिस्सा बना सकते हैं। आप उनको इवन कि आप एक ग्रुप बना लें कि जिसमें आप उनको वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लाइक हम मोंटेसोरी लेवल पे करवाते हैं एक्टिविटीज़ के जब आप उनको वोकेबलरी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो पहले आप उनको इनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी इस एक्टिविटी को कहा जाता है। उनको वो वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो कि लाइक यहाँ पर चेयर है, टेबल है, ये बच्चे रोज़ देख रहे हैं, उनको इन चीज़ों के नाम ज़्यादा से ऑलरेडी दे आर फेमिलियर, तो हम उनको वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर उनको कार्ड्स के थ्रू जो है वो सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स सिखाते हैं, उनको फोनिक्स सिखाई जाती है, फिर उनको वर्ड्स की स्ट्रक्चरिंग सिखाई जाती है। तो आप ये एक्टिविटीज़ के थ्रू भी करवा सकते हैं। आप बाहर ले जाकर भी, जब बच्चा बाहर जाता है, मिट्टी के साथ खेलता है, आप कुकिंग एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, तो वहाँ पे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और ये करिकुलम का हिस्सा मैं तो कहती हूँ हो जाना चाहिए। हम ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ हमारे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पुरएतमाद बनाना चाहते हैं, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको मेंटली और फिज़िकली फ़िट देखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जहाँ हम इतनी बुक्स उनको पढ़ाते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ शामिल कर दी जाएँ जिससे हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे जो हैं वो, उनकी सेहत जो है वो परफेक्ट रहे, फ़िट रहे। फ़ातिमा, आप क्या कहती है? पहले तो आपने कोई नज़म लिखी है, पोएम लिखी होगी, तो हमें थोड़ी सी वो पढ़ के सुनाएं, उसके बाद फिर हम आपसे मैसेज लेंगे। मैंने आज आते वक्त जब मैं आ रही थी तो तब मैंने ये लिखी थी। जी। आज मुझे सच टीवी के प्रोग्राम में बनकर मेहमान जाना है। तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने की ज़रूरत और अहमियत पर बात करके आना है। कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपने बारे में बताना है। इस तरह का प्लेटफॉर्म खुद एतमादी को बढ़ाने का अच्छा बहाना है। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस बात चीज़ से फ़ायदा उठाना है। ज़बरदस्त, क्या बात है। और हमारे जो बच्चे नन्हे मुन्ने देख रहे होंगे उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि चाहे आप कुछ पढ़ रहे हों या आपके वालिदैन आपको कहीं पे भी लेके जाएं या जो भी आपके उस्ताज़ा आपको बात बताया करें, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ किसी ना किसी फ़ायदे के लिए बनाई है और इससे हमें हर चीज़ से फ़ायदा लेना चाहिए। एग्जैक्टली, हर चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह पाक ने खूबसूरत सी ज़िंदगी आपको दी है, खूबसूरत सी नेमत आपके पास मौजूद है, तो जितना हो सके इससे पॉजिटिव फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें और दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल करने दें कि वो भी खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को वो भी कामयाबी की तरफ गुजार सके। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देंगे हमारे दोनों मौज़ूआत को मद्देनज़र रखते हुए? एक तो तख्लीकी सलाहियतों को कैसे उजागर करना चाहिए अपने बच्चों के अंदर, और दूसरा जो स्टूडेंट्स के अंदर गैर निसाबी सरगर्मियाँ। अल्लाह ताला ने क्रिएशन इसीलिए की है कि खुशियाँ बांटी जाएं, खुशियाँ फैलाई जाएं। ज़िंदगी का मकसद है कुछ अरसे के लिए आए हैं, चले जाएंगे। तो ये चीज़ों को सामने रखते हुए बच्चे की पर्सनैलिटी को ऐसी पर्सनैलिटी बनाएं कि जिसमें हर वो एलिमेंट नज़र आए। एक खूबसूरत पर्सनैलिटी, एक अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान, एक ज़िम्मेदार इंसान और एक ऐसा इंसान जो माशरे के लिए फ्रूटफुल हो। तो उसके लिए निसाब और गैर निसाब
दोनों का कॉम्बिनेशन विद प्रॉपर टाइमिंग, विद प्रॉपर मैनेजमेंट, विद प्रॉपर गाइडलाइन, पूरे को स्केड्यूल आप कर सकते हैं। बिल्कुल करें। और ये एक टीम वर्क है, जैसे हर जगह पे एक टीम वर्क है ना, घर भी एक टीम है, ये एक टीम वर्क है। और मैं हर टीम से ये कहूँगी कि अपने बेस्ट खिलाड़ी तैयार करें, और बेस्ट खिलाड़ी तैयार करने के लिए अच्छा सा आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए, जो आज हमने प्रोग्राम के थ्रू पूरी कोशिश की है कि आप बात करें, आप उसको फॉलो करें और खूबसूरत से खिलाड़ी पैदा करें जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जी। स्मेरा साहिबा, क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये मैसेज दूंगी पहले तो मदर्स के लिए कि वो इंस्टेड ऑफ कि वो सिर्फ कहें, करके दिखाएं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो आप करेंगे बच्चे वही करेंगे, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। टीचर्स के लिए मैसेज ये है कि वो अपने करिकुलम को ज़रूर रिवाइज़ करें, वो ये देखें कि वो क्या इम्पोज कर रहे हैं बच्चों पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है वो करिकुलम का हिस्सा है या नहीं है। उसके अलावा बच्चे का एनालिसिस करें कि उनकी स्किल्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, और उसी पैटर्न को रखते हुए अपने करिकुलम को ज़रूर डिफ़ाइन करें। और उसके अलावा आप पेरेंट्स के साथ जो है वो पीटीएम जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर जो है उनको अरेंज करें, मदर्स के साथ, मदर्स बल्कि पेरेंट्स की काउंसलिंग करें और पेरेंट्स को भी बताएं कि आपके बच्चे में ये खसूसियात हैं, और आप इनके ऊपर अपनी बात इम्पोज करने के बजाय बच्चे की स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि बच्चों को मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि यूनिवर्सिटी में भी बच्चे आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें आगे चल के क्या करना है। इवन आप बच्चों से अगर पूछते हैं कि आप अपनी कोई एक क्वालिटी बता दें तो वो अनएबल होते हैं, उनको यही नहीं पता होता, आपने अपना एनालिसिस नहीं किया। तो आप बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, उनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी, तख्लीकी सलाहियतों की बात की जाए तो हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी खसूसियात, बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि वो उनको उजागर करने में उनकी मदद करें, उनकी सलाहियतों को समझें और पहचानें। और इसके साथ साथ अगर गैर निसाबी सरगर्मियों की भी बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उन पर भी फोकस किया जाए, उन गैर निसाबी सरगर्मियों पे भी तवज्जो दी जाए। मज़ीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, कुछ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।